गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बतलाने जा रही हूँ। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिबद्ध व अप्रतिबद्ध नौकरशाही में अंतर बताइए। आंसर है, फांसीवादी व साम्यवादी देशों में प्रतिबद्ध नौकरशाही होती है। सत्ताधारी दल के नेतागण अस्थायी लोक सेवकों की भर्ती करते हैं, जिन्हें राजकीय विचारधारा के अनुसार काम करना पड़ता है। जो सेवक या अधिकारी ऐसा नहीं करता, उसकी सफाई कर दी जाती है। इसके विपरीत लोकतांत्रिक व्यवस्था में अस्थायी लोक सेवकों को राजनीति से दूर रखा जाता है। उनका योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। वरिष्ठता व कार्यकुशलता के आधार पर उन्हें पदोन्नत किया जाता है। कोई पार्टी सत्ता में आए या सत्ता से बाहर हो जाए, उनका काम सत्यनिष्ठा से प्रशासन को चलाना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र व प्रतिबद्ध न्यायपालिका में अंतर कीजिए। आंसर है, लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, अर्थात न्यायाधीश किसी प्रकार के भय या दबाव में आए बिना विवादों को सुनकर अपना निर्णय देते हैं। अदालत की कार्यवाही खुली होती है, लेकिन फांसीवादी व साम्यवादी देशों में संसद न्यायाधीशों का चुनाव करती है तथा वे अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्हें राज्य के विचारधारा या सत्ताधारी दल की नीतियों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा एक विवादास्पद संकल्पना है। लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को विशेष आदर दिया जाता है, जिसके तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका को एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है। ये तीनों अंग एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 70 के दशक में जब विधायिका के कई निर्णयों तथा कार्यपालिका की कार्यवाहियों को संविधान विरुद्ध ठहराते हुए न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात की जाने लगी। इस विचारधारा में माना गया कि न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका की सोच तथा नीतियों के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करनी चाहिए तथा उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही व प्रतिबद्ध न्यायपालिका के मुद्दे क्यों उठे। आंसर, 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की असफलताओं पर पर्दा डालने तथा लोगों की झूठी प्रशंसा अर्जित करने हेतु ऐसे मुद्दे उठाए। यह कहा गया कि देश में चल रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि अस्थायी लोक सेवक अपनी पुरानी या ब्रिटिश काल वाली मनोवृत्ति से चिपके हुए हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रकरणों में सरकार के खिलाफ निर्णय दिए, अतः यह मुद्दा उठा कि जजों को नियुक्त किए जाने से पूर्व यह देखना चाहिए कि उनका सामाजिक दर्शन सरकार की नीतियों के अनुकूल है या नहीं। संतोष की बात है कि थोड़े समय बाद ये मुद्दे अप्रासंगिक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल के परासंवैधानिक आयामों का क्या अर्थ है। आंसर है,
भारत के संविधान के अनुसार आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह पर ऐसी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अतः जून 1975 में देश को आंतरिक उपद्रव से बचाने हेतु आपातकालीन शक्ति का प्रयोग संवैधानिक था। लेकिन जब इंदिरा सरकार ने तरह तरह की ज्यादतियाँ की तो वह असंवैधानिक हो गया, जिसे परासंवैधानिक कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए सभी विपक्षी नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, अनेक संगठनों को वर्जित किया गया। 1976 में संविधान में बड़े संशोधन किए गए, जिनके आपत्तिजनक प्रावधानों को 1978 में पलटा गया। क्वेश्चन नंबर 6 नागरिक स्वतंत्रताओं के संगठनों का वर्णन कीजिए। आंसर है, जब लोगों की आमूल स्वतंत्रताओं का हनन होता है तो जागरूक लोग उसका प्रतिकार करते हैं। स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु सदा सावधान रहना जरूरी है। इंदिरा गांधी के काल में भारत सरकार ने अनेक ऐसे काम किए जिन्होंने लोगों की मूल स्वतंत्रताओं पर कुठाराघात किया। इसलिए पूर्व न्यायाधीश B.M. तारकुंडे ने नागरिक स्वतंत्रता संघ बनाया तथा एक अधिवक्ता मुखी ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोक संघ की स्थापना की। दिल्ली तथा प्रमुख नगरों में ऐसे अनेक संगठन काम कर रहे हैं। हर्ष की बात है कि प्रेस व मीडिया भी इस दिशा में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही बतलाकर क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।